चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और हमारे साथ है मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस अनिल सिंघवी। अनिल जी, एक बार फिर से स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने निवेश क्या होता है, निवेश कैसे करें, इस पर बातचीत की थी और पहले एपिसोड में बातचीत काफ़ी हमारे श्री गणेश काफ़ी अच्छा हुआ था क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है और काफ़ी दिलचस्प बातें इस पूरे सफ़र में होने जा रही है। कई जो हमारे दर्शक हैं या हमारे मन में भी सवाल उठते हैं कि घर में नन्ही मुन्नी बिटिया आई है, अब जिनके घर में लक्ष्मी आई है, अब उसके लिए भी लक्ष्मी एकत्रित करनी है, उसके निवेश, उसके भविष्य की प्लानिंग करनी है। तो कैसे शुरुआत किया जाए? मतलब अगले 20-30 सालों के लिए उसकी पढ़ाई, उसकी शादी या फिर अगर उसके लिए घर खरीदना है, कैसे शुरुआत? देखिए, एक आम तौर पर लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो बच्चे छोटे हैं और जब ये एडल्ट हो जाएंगे, माइनर से मेजर हो जाएंगे, तब पैसा बचाएंगे इनके लिए। ऐसा नहीं है। जो समझदार लोग हैं वो न सिर्फ बच्चे होने के साथ ही बल्कि उससे पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देते हैं। यानी कि फैमिली प्लानिंग के पहले फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। तो ऐसे में अगर आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आपको तो पता है कि करना क्या है। 15-20 साल की उम्र होगी तो अच्छे से कॉलेज वॉलेज में पढ़ाना है। 20-25 साल की उम्र में हो सकता है आपको कुछ बढ़िया पढ़ाई के लिए विदेश भेजना हो, हायर एजुकेशन हो गया। और बच्चियां तो आजकल पढ़ने में वैसे भी आगे होती है। बच्चों के लिए आप प्रोविजन करें ना करें, बच्चियों के लिए करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो पढ़ने में आगे हैं, तेज तरार हैं, तो आपको कुछ अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिलवानी है, विदेश भेजना है, तो पैसे लगेंगे ना भाई। वो आज ही से उनके नाम पर बचत करना शुरू करो और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। उसके बाद जाहिर सी बात है कि शादी वादी करेंगे आप, तो ठीक है, शादी के केस में तो आजकल कई बार पैसे लगते नहीं, तो आजकल तो बच्चे ही समझदार खुद ही कर लेती है तो लेकिन फिर भी एज ए पेरेंट आपकी तो जिम्मेदारी है, आप तैयारी रखें, है ना। तो फिर वो पैसे अभी से बचाने शुरू कर देनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। तो सिंपल है कि आप बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, इंतज़ार मत करिए 10-15-20 साल का, आज ही से तुरंत फैमिली प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग, नहीं तो कम से कम लक्ष्मी जी के आने के बाद तो शुरू कर ही दीजिए, वो ज़रूरी है। देर ज़्यादा नहीं? ना देर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुरंत तुरंत तुरंत। ये तो बिटिया की बात हो गई। अब जिनके बेटे हैं वो सोच रहे होंगे कि हमें क्यों छोड़ दिया। बेटों के केस में जिम्मेदारी ज़्यादा है। अच्छा, और आमतौर पे है ना, लोग क्या सोचते कि भाई बिटिया के लिए तो इतना ही है कि इसकी शादी करके इसको दूसरे घर भेजना होगा, तो उसके लिए कितने पैसे बचाने, वो मैं देख लूँ, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। एक्चुअली वाकई में ये बात सही भी है। उनकी तो एक ही बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, एक ही बार खर्चा करना है। पढ़ा लिखा के शादी कर दी, अगर आपने बेटे पैदा किए तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? वाकई समझिए, आपके बेटे ढंग ढंग से पढ़ लिख लिए, ज़्यादा पढ़ने में होशियार हुए, तो और ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा खर्चे वाले कोर्सेज कराने पड़ेंगे, तो खर्चा ज़्यादा हुआ। समझो पढ़ने में एकदम ढपोर निकले, तो आपको उनको किसी बिजनेस में घुसाना है। बिजनेस आज करना आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कैपिटल कितनी लगती है, पूंजी कहाँ से लाओगे, उसके लिए पैसे आप ही को बचाने। अच्छा, एक बिजनेस क्या फेल हो गया, दूसरे के लिए दो, जब तक बच्चे आपके सेटल ना हो और ज़्यादा पैसे देने। अच्छा, बेटी तो अपने घर चली जाएगी, बेटों को क्या, वो तो और किसी को लेके भी आएंगे। हाँ। तो उनके लिए घर की व्यवस्था भी आपको करनी है, डबल जिम्मेदारी। अगर आपने ढंग ढंग से उनको तैयार नहीं किया, खुद कमाने लायक नहीं बने, तो और ज़्यादा। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। जो भी लोग, आमतौर पर आप फैमिली क्यों बनाते हैं? आपने शादी कर ली, आप बच्चे क्यों करते हैं? उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मुझे बुढ़ापे में उनका सहारा मिले, राइट? यही सबसे बड़ा पर्पस है हमारा फैमिली बनाने का। और वही सोच के आप 1 या 2 बच्चों की प्लानिंग करते हैं। या कुछ लोग जो ज़्यादा स्वतंत्र विचारधारा के और फैमिली वगैरह में विश्वास कम करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो बच्चे चाहिए ही नहीं। और आजकल वो बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, डिंक। हाँ, डबल इनकम, नो किड्स, बच्चे नहीं चाहिए, हम दोनों पति पत्नी कमाएंगे। कॉन्सेप्ट ठीक है, बुरा नहीं है, जिसको अच्छा लगता है ठीक है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक अलग मंत्र देता हूँ।
अगर आपका प्लानिंग नहीं है एक भी बच्चे का, डिंक वाले हैं, तो एक बच्चे की प्लानिंग कीजिए। अगर आपने एक बच्चे की प्लानिंग कर रखी तो 2 की लीजिए प्लीज, और 2 की कर रखी तो 3 की कीजिए। उससे ज़्यादा तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे आज के ज़माने में, ठीक है, अलाउड भी नहीं है। हाँ, तो अब आप ये सोचेंगे अरे ये उल्टा कैसे सिखा रहे हैं आप, है ना? नहीं, उल्टा नहीं है। क्यों नहीं है स्वाति? आप एक बच्चा रखते हैं, एक बच्चा पैदा करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, स्कूल जाता है, कॉलेज जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, हर महीने आप उस पर कुछ खर्चा कर रहे हैं बच्चे को बड़ा करने के लिए। 20 साल, 25 साल, 30 साल तक खर्चा करेंगे बच्चे पे। उसके बाद आप उम्र आपकी 50, 55, 60 की हो गई, फिर आप उम्मीद करते हैं कि अब जब मैं रिटायरमेंट के मोड में हूं ये मेरा ध्यान रखेगा। इंडियन वैल्यूज तो यही कहते हैं। यही है ना, इसीलिए आप कर रहे हैं ना। एक तरह से आप बच्चे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहले दिन से, होने से पहले से, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं आप एक्स्ट्रा करिए, एक बच्चा एक्स्ट्रा रखिए। लेकिन एक बच्चा एक्स्ट्रा करने से होगा क्या? दोनों ही नालायक निकल गए तो क्या करेंगे? लेकिन उसका तरीका अलग है। तरीका क्या है? आप ये सोचिए कि मेरी एक बच्चे की प्लानिंग है, और वो प्लानिंग कैसे होगी? अगर आपका एक बच्चा है और उस पर महीने महीने आपको इतना खर्चा करना है जो आपको 25 साल बाद, 30 साल बाद आपकी सेवा करेगा, वही पैसा हर महीने आपको SIP में इन्वेस्टमेंट कर देना है। बहुत बढ़िया, सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब 25-30 साल बाद आपका बच्चा आपके पास रहे न रहे, अमेरिका जाके सेटल हो जाए, या यहाँ रहे और भी आ जाए, झगड़े हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो बच्चा, ये आपके साथ जो आपने हर महीने 15, 20, 25 हज़ार, 10 हज़ार जो भी आपने बचाए कि ये मेरा बच्चा है, एक तरह से मेरा एक बच्चा एक्स्ट्रा है जिसके लिए मैं पैसा बचा रहा हूँ। और जो डिंक, जो ऐसे दंपत्ति हैं जिन्हें बच्चे पैदा ही नहीं करने, वो एक बच्चे के नाम पर उतना पैसा बचा कर रखें, शर्त या 25 साल बाद ये बच्चा आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। ये आपने बहुत ही दिलचस्प पर्सपेक्टिव दिया है। 100% आपके बच्चे नालायक निकल जाए, ये नालायक नहीं निकल नालायक सकता, नहीं निकलेगा। ये 100% लाइफ लॉन्ग आपको सेवा करता रहेगा पैसे से। बाकी तो ठीक है, अपने अपना नसीब है, हम तो पैसे से ही सेवा करवा सकते हैं। तो पैसे से सेवा करने का फॉर्मूला सिंपल ये है, आप जितने बच्चे प्लान कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा बच्चा प्लान करें, और वो बच्चा जितना खर्चा आप अपने एक बच्चे पर हर महीने कर रहे हैं, ये समझ लीजिए मैं उतना ही खर्चा इन्वेस्टमेंट के तौर पर अलग जगह डालूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, और मेरे बुढ़ापे में ये पैसा काम आएगा। बस सेट है सब कुछ। अब आदत कैसे डेवलप की जाए? अब आपने जो मैरिड कपल है उनके लिए तो एक अच्छा फॉर्मूला दे दिया, 2 बच्चों का, एक बच्चे का, कैसे एक इन्वेस्टमेंट को बच्चा समझे, ये बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया। लेकिन अब लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ा लग्जरियसली, लैविशली, iPhone 10 भी खरीदना है, वर्ल्ड टूर भी जाना है, फिल्में भी देखनी है, बिल्कुल करना चाहिए, और इसीलिए तो पैदा हुए हैं। रेस्टोरेंट भी जाना है, खाना पीना भी है। अब वो कहते हैं कि हम फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स के साथ भी घूमना है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अब अभी खर्च नहीं करेंगे तो कब खर्च करेंगे? अब ये पैसे अगर निवेश कर दिए तो पैसे बंद गए, तो वो आदत कैसे बहुत सिंपल डाली जाए? बहुत सिंपल, एकदम आसान। इतना आसान है? एकदम। स्वाति जी, फर्ज करें आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीने की, ठीक है। अगर मैं आपकी सैलरी 95,000 या 90,000 करवा दूं तो क्या आप नौकरी छोड़ देंगी? छोड़ूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ तब भी करेंगे? करेंगे, हाँ। खर्चा कम करेंगी? खर्चा कम होगा, हाँ। बराबर है। कहीं न कहीं कटौती करेंगे, अब है ही नहीं पैसे तो खर्चेंगे कहाँ से? सिंपल, बस यही। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपको महीने का 5,000 या 10,000 बचाना है, आपकी सैलरी है ही नहीं 1,90,000 ही है, पहले 10,000 जाने दो इन्वेस्टमेंट में सीधा, नहीं है ही नहीं मेरी इतनी। देखो, हिंदुस्तान में कोई भी काम है ना प्यार मोहब्बत से नहीं होता, कंपल्शन से ही होता है। और खास तौर से जहाँ आदतें बिगड़ी हुई हो, खर्चा करने की, घूमने फिरने की, मूवीज जाने की, शॉपिंग करने की, तो वो होगा ही नहीं आपसे। आप ये सोच लो कि मेरी सैलरी इतनी है ही नहीं, या मेरी कमाई इतनी है ही नहीं, मेरे को जितना पैसा बचाना उतनी मेरी कमाई कम है, बस। पहले वो निकल गया, अब बचे हुए में आपको चलानी है अपनी दुकानदारी, अपना घर गृहस्थी उसी में चलाना है, हो जाएगा। अब बताओ मुश्किल है? मुश्किल यहाँ पर ये है कि अब फर्स्ट सैलरी आ गई,
फर्स्ट सैलरी में से कुछ पैसे अपने शौक पे खर्च कर दिए, फिर सेकंड सैलरी भी आ गई, सेकंड सैलरी में सोचा कि एक नया टीवी आ जाए, थर्ड सैलरी में सोचा चलिए थोड़े पैसे जोड़ दिए, एक नई गाड़ी के लिए सोच लेते हैं। ऐसे करते करते 1-2 साल निकल गए, आदत बनी नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसका सोल्यूशन यही है कि आपको जितने पैसे मिल रहे हैं और जितने उसमें से आपको बचाने हैं, पहले बचा दो और बाकी को खर्च करो। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख है ही नहीं भाई, मेरी 90,000 ही है, इतने ही मेरे हाथ में आ रहे हैं। अब एक चीज़ मुझे बताओ, आपके हर महीने सैलरी में से TDS कटता है, करता है ना? क्या कर लेती हैं आप? कुछ कर सकती हैं? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कट रहा है, मजबूरी है, यही समझिए TDS है। TDS 10% नहीं कट के, 15% नहीं कट के, 20% कट रहा है या 25% कट रहा है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं। देखो, फ्यूचर सेफ करना है, बुढ़ापा अच्छे से निकालना है, तो अभी तकलीफ देखनी है, या तो अभी पूरे मजे कर लो सारे के सारे। मैं ये नहीं कह रहा कि मजे मत करो, मजे करो, लेकिन जितने पैसे उतने करो, जितने बचाने के बाद जितने पैसे हैं वो करो। आप ये सोचे सब मजे करने के बाद मैं फिर बाद में बचाऊंगा, ऐसा जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। आपको खर्चा करने के लिए, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास 5 लाख रुपए आपके पास हो, क्या 2 घंटे में शॉपिंग में खत्म नहीं कर सकती क्या आप? 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। अंडर एस्टिमेट, मतलब शॉपिंग के मामले में तो लेडीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेडीज आजकल जेंट्स भी ऐसे ही भाई। तो सिंपल वही है कि शौक में, मौज में, मस्ती में तो आपको जितना पैसा होगा कम ही पड़ने वाला है ना? तो ये समझ लिए मेरा TDS है, कट के ही आ रहा है, इतनी हाथ में, अब इसी में से काम चलाना है। हाँ, अगर ये कि कुछ कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है भाई हैंड टू माउथ है, इतने पैसे हैं नहीं कि घर ढंग से चला सके, वो कैसा लगे, है ना? तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ बचे। लेकिन जो लोग खाली उड़ाने के लिए, मजे करने के लिए हो, जो सोचते हैं फिर कहते हैं मैं बचा नहीं पाता हूँ, मेरे पास बचते नहीं है, मेरी मजबूरी, उनको तो पहले काट के देने का पैसा। लेकिन क्या कोई फॉर्मूला है? क्योंकि अगर हम निवेश और आमदनी की बात करते हैं अनिल जी, कोई ज्यादा कमाता है, कोई उससे थोड़ा कम कमाता है, दोनों के लिए निवेश का जो फॉर्मूला है क्या वो सेम हो सकता है, या जो दिल करे उतना आप निवेश कर दीजिए? देखो, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं, ये बात तो सही है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, लेकिन ये हर आदमी पे डिपेंड करता है कि उसे कितना बचाना है। आमतौर पर अब आप ये कहेंगे कि जिसकी कमाई कम है उसको ज़्यादा बचाना चाहिए, क्योंकि उसका भविष्य ज़्यादा अनिश्चित है। लेकिन बात तो फिर वही आ जाती है, जिसकी कमाई कम है वो बेचारा ज़्यादा बचा भी क्या पाएगा, कितना बचाए, और जिसकी कमाई ज़्यादा है उसे बचाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बेसिकली होना ये चाहिए, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपकी जो आमदनी है उसका कम से कम आपको 15 से 20% ये आपको आमतौर पर बचाना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। कितने से, मतलब परसेंटेज जो वो आप कंफर्टेबली जितना बढ़ा सकें। हाँ, बढ़ना क्यों चाहिए? बढ़ना इसलिए चाहिए कि देखिए, एक लेवल के बाद आपकी जब सैलरी बढ़ती है या आपकी कमाई बढ़ती है तो आपके खर्चे उस प्रोपोर्शनेटली उतने नहीं बढ़ते, बचत ही बढ़ती है। भाई आप एक साल में एक बार फॉरेन घूमने जा रहे हैं, सैलरी डबल हो गई तो क्या 2 बार थोड़ी जाओगे या 3 बार थोड़ी जाओगे, है ना? या आप होटल में हफ्ते में 1 बार खाना खाने जाते हैं, 4 बार थोड़ी चले जाओगे। उल्टा ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं, उल्टा खाना पीने के शौक ये सब घूमने फिरने कम होते जाते हैं, आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती। शुगर, डायबिटीज, बीमारियां जकड़ लेती हैं। हाँ, तो इसलिए मेडिकल बिल बढ़ जाते हैं। मेडिकल बिल बढ़ जाए। इसलिए सिंपल फॉर्मूला ये कि आपको कम से कम अपनी कमाई का 15 से 20% बचाना चाहिए। उससे ज़्यादा बचा पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको तभी बचाना चाहिए जब आप अपने मौज शौक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। कॉम्प्रोमाइज़ करके बचा रहे हैं तो 15-20% बहुत है, लेकिन आप 15-20% बचा भी रहे हैं, लाइफ भी ऐशो आराम से जैसा आप जीना चाहते हैं वैसे जी रहे हैं, फिर परफेक्ट है, सेट है सब। पर लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अब जैसे बीमारियों की बात अभी हमने की, अचानक से मेडिकल खर्चे बढ़ गए, अब जॉब ही चली गई उस वजह से। करेक्ट। तो दिक्कत आ जाती है। अब निवेश के जरिए पूरी जिंदगी क्या पैसा आमदनी के रास्ते खोले जा सकते हैं? देखिए,
एक चीज है जो कहते हैं कि क्या पैसे से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। भगवान न करे किसी की हेल्थ खराब हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट होना, हार्ट अटैक आ गया मसलन, ठीक है, डंग नांग के हॉस्पिटल में गए तो 15-20 लाख रुपए का आपका बिल बन गया, ठीक है। अब जिंदगी के हर समस्या का हल पैसा नहीं है। वहां तो आपको अपने बच्चे, भाई बहन, माता पिता चाहिए या वाइफ चाहिए, है ना। वहां तो फैमिली मेंबर्स ही चाहिए। तो जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो आपके दोस्त हैं, उसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई नहीं। करेक्ट। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीजें पूरी कर सकता है, और वो है उस हॉस्पिटल का बिल। अगर आपने ढंग से पैसे बचाए तो उस हॉस्पिटल का बिल आप भर सकते हैं। और उस वक्त जितनी जरूरत आपको अपने रिश्तेदारों की है, उतनी जरूरत पैसे की भी है। अब रिश्तेदार वक्त पे काम आएंगे नहीं आएंगे ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट आपके वक्त पे काम आएंगे नहीं आएंगे वो आपको आज ही पता है ना। तो लाइफ की सारी समस्याएं तो पैसा हल नहीं कर सकता, लेकिन पैसे से बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। मतलब ये आपका वो दूसरा बच्चा है जो मुश्किल समय में काम आएगा। अब वो खड़ा रह के आपके पैर तो नहीं दबाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इतना सर में रिलीफ देगा, मेंटल रिलीफ जिसको कहते हैं कि भाई अनिल तुमने पैसे बचाए वो आज तुम्हारे काम आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जिंदगी की ज़्यादातर मुश्किलें, ज़्यादातर दिक्कतें आपके सही इन्वेस्टमेंट से पूरी हो सकती हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ तो अपनी जगह हैं, फैमिली वैल्यूज़ अपनी जगह हैं, वो तो रहेगी। हमारे हिंदुस्तान में लोगों के संस्कार है, इसलिए हम गुरुकुल में बैठे हैं, हाँ। करेक्ट, वो तो है ही। लेकिन पैसे की वजह से जो समस्याएं आती है वो आपका बच्चा, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट, वो ध्यान रख लेगा। अब थोड़ा भारी भरकम शब्द में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी। कई लोग सोचेंगे ये क्या है। अब निवेश में अक्सर हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलेगा, जितना जल्दी आप निवेश करें उतना आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। ठीक बात है। तो क्या है ये कंपाउंडिंग बेनिफिट? ये कुछ नहीं, छोटी सी चीज है, और इसको कहते हैं हम दुनिया का 8वां अजूबा। अच्छा, हाँ, बस इतनी सी चीज है। 8वां अजूबा भी और इतनी सी भी चीज है। मतलब इतनी बड़ी है कि ये 8वां अजूबा है। कैसे स्वाति? कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? कमाई पर कमाई, ठीक है। पहले आपने कुछ कमाया, बचाया और उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट पे कमाई हो रही है। अब उस इन्वेस्टमेंट पे जो कमाई हो रही है उस पर अगर आप और कमाई करें तो मजा आ जाए ना, वाकई, है ना। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं कि कमाई पे कमाई होते रहना। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 5,000 रुपये महीने बचाना तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, राइट। मैं आपको कहूं कि क्या स्वाति आप 5,000 रुपये महीने 25 साल तक बचा सकती है? आसान काम है, मुश्किल नहीं है। और मैं ये कहूँ कि खाली 15% का आपको रिटर्न आएगा उस पर, सिर्फ 15% सालाना। सालाना 15% बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि आपने 25 साल में पैसे लगाए 15 लाख रुपए, हर साल, हर महीने के 50,000, एक साल के 60,000, बराबर है। और आपने 25 साल तक लगाए 15 लाख रुपए। क्लियर है? अगर इन 15 लाख रुपए पर जो आपने हर महीने लगाए 5-5 हज़ार के तौर पर, समझो 15% की कमाई हो, आप सोच सकते 25 साल बाद आपके हाथ में कितने पैसे होंगे? उस 15 लाख पर 15%। हाँ, मतलब हर महीने के 5,000 पे 15%। सोचो कितने, काफी आगे बढ़ जाएगा मामला। 1 करोड़ 60 लाख रुपए। 1 करोड़, वाकई। सिर्फ 15 लाख लगा रहे हैं आप। नेट अमाउंट आपका 15 लाख ही गया जेब से। ये देखिए, अमाउंट 15 लाख ही गया है, और वो भी कैसे? हर महीने 5-5 हज़ार, पता भी नहीं चला, वाकई। और 25 साल बाद आपकी जेब में होंगे 1 करोड़ 60 लाख रुपए। ये है दम कंपाउंडिंग का, क्योंकि हर महीने आपके पैसे बढ़ रहे हैं जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने उस पैसे पे पैसे की कमाई बढ़ रही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे 15% कहाँ से लाए आप अनिल जी? हाँ,
ये 15% अभी तक जो हिस्टोरिकल रिटर्न आए हैं, आमतौर पर 15% के रिटर्न मार्केट से मान के चलना लॉन्ग टर्म में मुश्किल नहीं है, इतने बन जाते हैं आराम से। ठीक है, इसलिए मैंने 15% पे गिना। मैं तो सोचूं कि आपका मेरा नसीब ही खराब है, हमें बेस्ट रिटर्न कभी मिलेंगे नहीं, मान लिया चलो। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हर महीने 5-5 हज़ार रुपये बचा रही हैं, सेम 25 साल के लिए बचा रही हैं, सेम 25 साल में आपने 15 लाख रुपए लगाए, सेम, ठीक है, रिटर्न आया चलो 12%। 12% तो बहुत ही रीजनेबल है, आसान है बनाना, कोई बड़ी मुश्किल बात है नहीं। तब भी आपके 15 लाख रुपए 95 लाख रुपए हो जाते हैं। बोलो, मतलब 15% भी ना सोचे, कम भी सोचे, हाँ, फिर भी करोड़ ना तो 95 लाख। 95 लाख। अब इसमें कंपाउंडिंग का मजा देखिए आप। आपने 12% कमाई हर साल की, तो कितने बने? 95 लाख, 15 लाख के। और यही 3% एक्स्ट्रा कमाई कर ली तो कितने बने? 1 करोड़ 60 लाख, यानी 65 लाख रुपए आपके ज्यादा बन रहे हैं। अमाउंट उतना ही लगाना है। इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंडिंग का जो फायदा मिलता है वो गजब का है। और कंपाउंडिंग का फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो नियमित तौर पर पैसा लगाते हैं और लंबे समय के लिए लगा कर रखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपकी सक्सेस का फॉर्मूला एक ही है, अनुशासन, डिसिप्लिन, रेगुलर इन्वेस्टिंग और बिना घबराए, बिना हिले, लंबे समय तक। फिर जो पैसा बनेगा 8वां अजूबा आप खुद देखेंगे। उसके लिए देखने के लिए कहीं आपको माचू पिचू या फिर ताजमहल जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आपके बैंक अकाउंट में दिखेगा, आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। तो इन्वेस्टमेंट गुरुकुल का आज का जो हमारा लेसन या सीख रही है वो है अनुशासन। इन्वेस्टमेंट में, अपने निवेश में कितने आप अनुशासित रहते हैं, वो सीखना किसी भी निवेशक के लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी होता है। आज का जो गुरुकुल का ये पाठ है, हम यही पे फिलहाल रोकते हैं। अगली बार फिर से मुलाकात होगी, अनिल सिंह भी हमारे साथ रहेंगे और अगली बार हम बात करेंगे कि निवेश करें तो किन बातों का ध्यान रखें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगली बार फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए जी बिजनेस।